बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। देखिए, अनकरीब एग्जाम्स की डेट का अनाउंसमेंट होने वाला है, बोर्ड एग्जाम 2025। अब रही बात फर्स्ट ईयर की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी भी मैं एक अपना तजुर्बा में आप लोगों को बता रहा हूं, फुल कॉन्फिडेंस में है, यानी कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट है कि पास हो जाते। अब जैसा 10th में पास हुए, इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में भी वैसे ही पास होते, समझ रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जब इंटरमीडिएट 2025 के एग्जाम्स के बाद जब रिजल्ट आएगा ना, सेकेंड ईयर से ज्यादा फेलियर्स का रेशियो रहेगा फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर में कसरत से बच्चे फेल हो जाते। तो इसकी अहम वजह क्या है बोले तो, मां बाप क्या समझते, बच्चा 10th में पास हो गया, इंटर में भी वैसे ही पास हो जाता समझते, ये ज्यादा केयर नहीं करते, बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। दूसरा, बच्चे भी जो है ना, अब 10th में आप लोगों का कैसा पास हुए आप लोगों को भी मालूम है, वो ठीक है, मेरे को भी तजुर्बा है वो। तो इंटर में भी वैसे ही समझ रहे हैं आप लोग। देखिए, सेंटर्स बहुत ही टफ रहते, आप लोगों को पीछे पलटने भी नहीं देते, और आप लोगों के बाजू के एमपीसी वाले और तेलुगु मीडियम वाले, बाईपीसी वाले रहते। तो आज बात हम पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हैं, बिलखुसूस फर्स्ट ईयर के तलबा के वास्ते। तो देखिए, मैं आप लोग गनीमत समझिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आप लोगों को ये एक तोहफे की तौर पर आप लोगों को ये सब चीजों से आप लोग सरफराज हो रही हैं। आप लोगों को यूट्यूब पर बने बनाए हुए वीडियोस मौजूद है, एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोगों को वीडियोस मिल रहा। लेकिन अगर कुछ गुज़िश्ता 5-6 साल पहले के स्टूडेंट से अगर आप पूछेंगे तो ना बोलेंगे कि हम तो ये सब चीजों से, ये सब सहूलतों से महरूम थे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों को ये सब चीज फराहम कर रहा है, तो इसका फायदा उठाइए, इससे इस्तेफादा हासिल करिए, और ये नेमत को जो है ना इग्नोर मत करिए। अगर आप लोग ये नेमत को इग्नोर करेंगे, इतनी आसानी से हर चीज आपको मिल रही, अगर आप लोग इसको इग्नोर करेंगे तो याद रखिए बहुत पछताएंगे। आज पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए कुछ वीएसएक्यूज डिस्कस कर रहे हैं अपन। जो ये वीएसएक्यूज पढ़ के, लर्न करके पढ़ लिए, उन्होंने पास हो गए। जो इसको इग्नोर करें उन्होंने 100% फेल हो गए। ये मेरे अल्फाज है, लिख के रख लीजिए। चलिए आगाज करते हैं क्लास का वीएसएक्यूज का। वीएसएक्यूज का मतलब होता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क में एक आता। बोर्ड एग्जाम में पहले जाते कि आप लोगों एलएक्यूज और एसएक्यूज नहीं लिखना, सबसे पहले वीएसएक्यूज सेक्शन 3 लिख डालना, आप लोगों को उसके 40 मार्क्स मिलते। 40 मार्क्स के वीएसएक्यूज में परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो पहला चैप्टर है मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस का नेचर कैसा है, उसका मतलब क्या है, वो जानने की कोशिश करेंगे। काइंडली रिमूव दिस, ये निकाल। ओके, तो एक सवाल है बिहेवियरलिज्म, चैप्टर 1 बिहेवियरलिज्म। ये बिहेवियरलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन है। बिहेवियरलिज्म इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी बिहेवियरलिज्म हमारे को पॉलिटिकल साइंस के बिहेवियर के बारे में, और परसेप्शन का मतलब क्या होता है, हमारा जिंदगी जीने का तरीका, सोचने का तरीका, यानी पॉलिटिकल साइंस के ताल्लुक से हमारा क्या पर्सपेक्टिव है। तो यहां पर हमको क्या लिखना है, पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर, परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड्स द ओन पॉलिटिकल सिस्टम, यानी हमारे अपने पॉलिटिकल सिस्टम में हमारा परसेप्शन क्या है और हमारा बिहेवियर क्या है। ओके, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, वाज लेड बाय अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। ये मूवमेंट को चलाने वाले अमेरिका के मशहूर और मारूफ 3 लोग थे, जिनका नाम था चार्ल्स मरियम, गैब्रियल एलमन, डेविड स्टोन। 1920 में ये तीनों बिहेवियरलिज्म के मूवमेंट को चलाए, ये तहरीक को चलाए। बस इतना ही लिखना है आपको। क्या लिखना है कि बिहेवियरलिज्म, जब सवाल आएगा आपको, बिहेवियरलिज्म इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर एंड परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड्स देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम। दिस मूवमेंट वाज लेड बाय American scientists, led by American scientists, namely David Aston, Alman and Gabriel, Charles Merriam, David Aston and Alman in the year of 1920। बस इतना ही लिखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अब सबसे ज्यादा हीरोइक क्वेश्चन जिसके बगैर क्वेश्चन पेपर बनने वाला नहीं है, जैसे कि 10 मार्क्स में आपको स्कोप्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस 100% पहला सवाल एलएक्यू में यही रहेगा 2025 में। अब अभी एक सवाल है ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दूसरा। देखिए, ये ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ये है गन शॉट क्वेश्चंस, इसके बगैर क्वेश्चन पेपर ही नहीं बनता आप लोगों का। तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, द ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर एज फॉलोज बोल के पहला, अकॉर्डिंग टू जेडब्ल्यू गार्नर। एक शख्स है जिनका नाम है जेडब्ल्यू गार्नर, जो पॉलिटिकल थिंकर है, पॉलिटिकल साइंस के माहिर है। अकॉर्डिंग टू जेडब्ल्यू गार्नर, पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। अब यहां पर एक 99% होने वाली गलती,
ये टेक्स्ट बुक में भी आप लोगों के हर स्टडी मटेरियल में सब एक ही डेफिनेशन है, सेम डेफिनेशन है। क्या है? अकॉर्डिंग टू जेडब्ल्यू गार्नर पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिगिंस को बीइंग लिख डालते हैं। देखिए बीइंग, ये गलती मत करिए आप लोग, नहीं तो पूरा डेफिनेशन का मतलब गलत हो जाता। पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू जेडब्ल्यू गार्नर पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, यानी जेडब्ल्यू गार्नर का कहना है पॉलिटिकल साइंस स्टेट से शुरू होता है और स्टेट से खत्म होता है। तो हम क्या पढ़े? सबसे पहले बिहेवियरलिज्म के बारे में पढ़े। बिहेवियरलिज्म क्या है? बिहेवियरलिज्म इज नथिंग बट द पॉलिटिकल बिहेवियर एंड द परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल टुवर्ड्स देयर ओन पॉलिटिकल सिस्टम, एंड दिस मूवमेंट वाज लेड बाय चार्ल्स मैरियम, ओके, एंड एलमंड एंड ईस्टन। ये गैब्रियल एलमंड एंड ईस्टन, ये तीनों। इसके बाद दूसरा हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। द ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन है अकॉर्डिंग टू जेडब्ल्यू गार्नर पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद स्टेट, इनका। दूसरा अब एक शख्स है अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट डाल। रॉबर्ट डाल क्या कहते हैं? पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस एंड साइंटिफिक पावर्स, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। यानी यहां पर दूसरे शख्स है जिनका नाम है डाल, रॉबर्ट डाल। रॉबर्ट डाल का कहना है पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। खत्म, इतना ही लिखना है आपको, 2 मार्क्स इजीली मिल जाते। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू डिस्कस द सेम टॉपिक विथ यू, वन ऑफ द वेरी रिमार्केबल एंड 2 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज सेड टू बी ए ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस अकॉर्डिंग टू जेडब्ल्यू गार्नर पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद अ स्टेट, एंड द नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट डाल पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस। खत्म, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। अब यहां पर आते हैं हम, तीसरा सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पीएस से मुराद पॉलिटिकल साइंस। यहां पर एक ही अल्फाज में आपको जवाब लिखना है, एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यानी पॉलिटिकल साइंस के फादर, जैसे कि इकोनॉमिक के फादर कौन है? एडम स्मिथ है, उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है? एरिस्टोटल है। ओके, ये बस इतना लिखना है आपको। हु इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोले तो एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गन शॉट क्वेश्चन से देखिए बोर्ड एग्जाम में। सोशियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ चेंजेस इन वेरियस सोशल इंस्टीट्यूशन, यानी समाजी इंस्टीट्यूशन में जो बदलाव आते हैं ना, उसको सोशियोलॉजी कहा जाता है। इट एक्सप्लेन द सोशल, इकोनॉमिक, एथिकल एंड कल्चरल सिस्टम, यानी ये हमारे को क्या बताता है? समाज, सोशल, समाज के बारे में बताता है। इकोनॉमिक यानी हमारी मुआशियत के बारे में बताता है। एथिक्स यानी हमारी जिंदगी जीने के तौर और तरीका, अच्छाई और बुराई के बारे में बताता है। और कल्चर, कल्चरल यानी हमारे रिवाज के बारे में ये हमको बताता है। इन एडिशन टू दिस से मुराद इसके अलावा इट ऑल्सो डील्स विद ह्यूमन रिलेशन, सोशल कंडीशन, ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये सब की चीजों के बारे में बताता है। ओके, रूल्स, दूसरे दूसरे लोगों के रूल्स कैसे हैं, कस्टम क्या है, उनका लाइफ स्टाइल क्या है, उनका सिविलाइजेशन क्या है, उनका कल्चर क्या है और उसका इंपैक्ट क्या है, उसके बारे में सोशियोलॉजी बताता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चैप्टर 2 की तरफ जाते हैं। चैप्टर 2 में भी जो है ना 2 क्वेश्चंस कैसा भी आने वाले हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गवर्नमेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशन। ये 4 में से 2 ने तो एक आ रहा, अगर नहीं आया तो आप लोग मेरा नाम बदल दीजिए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह और उसके रसूल की अता से कैसा भी आने वाला है चैप्टर 2 में से। चैप्टर 1 में से 2 वीएसक्यूज में तो एक, और चैप्टर 2 में से 2 ने तो एक वीएसक्यू, कैसा भी आने वाला है। तो चैप्टर 2 का नाम है स्टेट एंड सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी, पावर को बोला जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोसाइटी, 5वां सवाल है सोसाइटी का मतलब। अगर सोसाइटी, अगर इस पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको इग्नोर करिए। सोसाइटी का मतलब होता है समाज। चलिए, द टर्म सोसाइटी इंडिकेट्स वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशन। The term society indicates various kinds of relation, अलग अलग तरह के रिलेशन, several groups and association, several groups और association, कई तरह के ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं, उसके रिलेशनशिप। तो हम आपको ऐसा लिखना है, the term society indicates the various kinds of relations, several groups and associations. Broadly speaking, it is desired relationship among the individual. एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल की कैसा रिलेशन होता है सोसाइटी में, समाज में हम कैसा रहते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब चीज, इसको बोलते हैं सोसाइटी। अब एक हीरोइक क्वेश्चन है, व्हाट इज गवर्नमेंट। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती करते, गवर्नमेंट बोलते, गवर्नमेंट प्रोनाउंसिएशन गलत है, गवर्नमेंट बोलना है आपको। क्या बोलना है? गवर्नमेंट। बात करो, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। चलिए, गवर्नमेंट, गार्नर, जेडब्ल्यू गार्नर गवर्नमेंट को डिफाइन करे। गवर्नमेंट इज द एजेंसी और मशीनरी थ्रू विच कॉमन पॉलिसीज आर डिटरमाइंड। गवर्नमेंट क्या है? एक एजेंसी बताई उन्होंने, या एक मशीनरी है जिसमें पूरे पॉलिसीज जो है ना लोगों के हक में, वेलफेयर स्कीम्स,
लोगों का यानी लोगों के डेवलपमेंट के बारे में, सिटीजन्स को आगे बढ़ाने के बारे में, हर चीज जो है ना वहां पर कॉमन अफेयर्स आर रेगुलेटेड एंड कॉमन इंटरेस्ट आर प्रमोटेड, और सबका जो इंटरेस्ट है वो चीज को प्रमोट किया जाता है, उसको गवर्नमेंट बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट। स्टेट जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये तीन है, अब एक है सोसाइटी, अब एक है नेशन, ये चार में से दो आने वाले हैं ना, तो एक स्टेट। अकॉर्डिंग टू द वुड्रो विल्सन, एक बहुत ही मशहूर और मारूफ पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम है वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन कहते हैं स्टेट को पीपुल ऑर्गेनाइज फॉर लॉ विद इन ए डेफिनाइट टेरिटरी। जैसे कि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के जो खवानीन है, हिंदुस्तान का जो आइन है, हिंदुस्तान की सरहद तक है और हिंदुस्तानियों पर लागू होता है। वुड्रो विल्सन वही बता रहे हैं इधर। अब एक शख्स है हेजे लास्की, उन्होंने कहते हैं द स्टेट इज ए टेरिटोरियल सोसाइटी डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट। स्टेट क्या है? एक सोसाइटी है जो गवर्नमेंट और अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिवाइड है बोलकर बता रहे हैं। इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये एक सवाल हो गया। चलिए अब थर्ड चैप्टर में जाते हैं हम। थर्ड चैप्टर में एक बहुत ही अजीम और शान सवाल है जिसका नाम है नेशन। 8 क्वेश्चन, नेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टीफन लीकॉक, स्टीफन लीकॉक एक पॉलिटिकल थिंकर है, उन्होंने कहते हैं नेशन इज अ बॉडी ऑफ पीपुल। नेशन क्या है? एक जिस्म है, एक जिस्म है और वो जिस्म को लोग लगे हुए हैं। ए बॉडी, नेशन इज ए बॉडी ऑफ पीपुल यूनाइटेड बाय द कॉमन डिसेंट एंड लैंग्वेज। और जैसे कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी बात करते हैं, उर्दू बात करते हैं, ओके। और दीगर रियासतें, दीगर जो राज्य है, जैसे कि तमिलनाडु में तमिल बात करते हैं, आंध्रा में तेलुगु बात करते हैं, ओके। और ओडिशा में कुछ अलग बात करते हैं, मणिपुर में अलग बात करते हैं, कर्नाटका में अलग बात करते हैं। तो यहां पर क्या बता रहे हैं उन्होंने? नेशन इज अ बॉडी ऑफ पीपुल यूनाइटेड बाय कॉमन डिसेंट यानी कॉमन सेम एंड लैंग्वेज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बर्गर्स, नेशन इज द पॉपुलेशन ऑफ एथनिक यूनिटी। नेशन एक आबादी है जिसमें एकता है, ओके। टेरिटरी ऑफ ज्योग्राफी यूनिटी, ये एक है नेशन के बारे में। चलिए आगे चलते हैं अब, और बहुत ही 2 मार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। यहां पर तीसरे 4.1 चैप्टर में जाएंगे अपन, रूल ऑफ लॉ। 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4.1 में, रूल ऑफ लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट हीरोइक क्वेश्चन है। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, व्हेन एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल बिफोर लॉ इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ। यानी रूल ऑफ लॉ यानी कानून से बढ़कर इस मुल्क में कोई भी नहीं है, चाहे वो देश के वजीर आजम हो या देश के सदर जमहूरिया हो या नायब सदर जमहूरिया हो या देश के वजीर या इस रियासत के वजीर आला हो, सबके लिए कानून एक है और कानून से ऊंचा और कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। उसको बोला जाता है रूल ऑफ लॉ। व्हेन एवरी इंडिविजुअल इज इक्वल बिफोर लॉ इज कॉल्ड रूल ऑफ लॉ, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। What is constitutional law? Constitutional law is the collection of fundamental principles, यानी जो है ना बुनियादी प्रिंसिपल्स जो गवर्नमेंट के होते हैं ना, उसका कलेक्शन है। Which is authority in state. Government can exercise power and carry out function. गवर्नमेंट क्या करती? कानून के हिसाब से गवर्नमेंट चलाती। गवर्नमेंट अपने हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चलाती। जो भी इस राज्य के मुख्यमंत्री है या इस मुल्क के वजीर आजम हो, उन्होंने अपनी मर्जी से कोई देश को नहीं चलाते। उन्होंने गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रिंसिपल्स है, आइन जो है, उसके हिसाब से उन्होंने चलाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट्स रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। और हिंदुस्तान का कानून रिटन भी है, अनरिटन भी है, ठीक है। क्योंकि रिटन बोलो तो एक डॉक्यूमेंट है जो बी आर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको फॉर्मुलेट करी और ड्राफ्ट करे, और अनरिटन बोलो तो पुराने कल्चर, रीति रिवाज को देखकर जो है ना जो भी है तो फैसला लिया जाता था, ठीक है। ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब चलते हैं 4.2 में। 4.2 में भी से भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। सबसे पहले है देखिए लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी। सच्चा चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। 10th क्वेश्चन, इकोनॉमिक लिबर्टी। इकोनॉमिक लिबर्टी इंडिकेट्स राइट टू अर्न। राइट टू अर्न, अर्न का मतलब होता है कमाना। यानी हमारे को इकोनॉमिक लिबर्टी इस मुल्क में, ये हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यहां पर हमारे को पूरा हक है कमाने का, पैसे कमा सकते हैं हम, और हलाल रिस्क कमाना, ठीक है। फॉर एवरी सिटीजन ए डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी। डेमोक्रेसी में बगैर इकोनॉमिक लिबर्टी दिए हुए डेमोक्रेसी नहीं होता है, क्योंकि जमहूरी मुल्क में हर किसी को इख्तियार है आप हलाल रोजी कमाए, ठीक है। इट ऑफर्स फ्रीडम फॉर वांट एंड फियर एंड हंगर। हमारे को हमारे हंगर यानी हमारी भूख मिटाने की हमारे को राइट है, हम जाके काम करें, हम जो भी प्रोफेशन है हम उसको इस्तेमाल करके हम आप चार्ज करें। हंगर, स्टार्वेशन, स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी को मिटाना। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी से दूर हटना, बेरोजगारी को खत्म करना। तो यहां पर डेफिनेशन सुन लीजिए, इकोनॉमिक लिबर्टी इंडिकेट्स यानी इकोनॉमिक लिबर्टी बताती है राइट टू अर्न लाइवलीहुड। राइट टू अर्न यानी कमाए खाए, हक है हमारा, और लाइवलीहुड फॉर एवरी सिटीजन, और हर एक देश में रहने वाला बाशिंदा
अपनी जिंदगी बेहतर गुजारे। ए डेमोक्रेसी हैज नो मीनिंग विदाउट इकोनॉमिक लिबर्टी, यानी एक जमहूरी मुल्क में उस जमहूरी मुल्क का मतलब ही ये है कि जो है ना अगर राइट टू इकोनॉमिक मिले, ठीक है। इट ऑफर्स फ्रीडम, और ये इकोनॉमिक लिबर्टी हमको आजादी देती है, किससे? हमारे भूखमरी से, डर से, स्टार्वेशन से, बेरोजगारी से। ये हो गया। दूसरा है पॉलिटिकल लिबर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉलिटिकल सियासी आजादी, इकोनॉमिक लिबर्टी मुआशी आजादी, दूसरा है सियासी आजादी। पॉलिटिकल लिबर्टी, पॉलिटिकल लिबर्टी इज पॉजिटिव इन नेचर, ये पॉजिटिव नेचर है। सिटीजन कैन एंजॉय पॉलिटिकल लिबर्टी। आप, मैं, सुनने वाले सब जनों को पॉलिटिकल लिबर्टी ये मुल्क का आइन देता है। आइन का मतलब होता है कानून, कॉन्स्टिट्यूशन। इफ ही कुड एंजॉय सिविल लिबर्टी, जब हम हमारी जाती लिबर्टी एंजॉय कर सकते हैं, इट अलाउस ए पर्सन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और हम सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। यह हमारा जमहूरी हक है, हमको दुनिया, ये मुल्क में कोई नहीं रोक सकता, हम बराबर सियासत में जा सकते हैं। दिस काइंड ऑफ लिबर्टी कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, और जमहूरी मुल्क में ही इसी तरह की लिबर्टी आपको मिलती है। इट ऑफर्स वेरियस पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि राइट टू वोट, वोट डालना हमारा हक है। 18 साल की अगर आप हो गए तो आपकी पसंदीदा पार्टी और अपने पसंदीदा कैंडिडेट को आप वोट डाल सकते, तो राइट टू वोट ये हमारा कानून हमारे को इजाजत देता। दूसरा है राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस, यानी राइट टू होल्ड पब्लिक ऑफिसेस जहां पर वेलफेयर स्कीम्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। ओके, राइट टू कंटेस्ट कैंडिडेट इन इलेक्शन, और चुनाव यानी इंतखाबात लड़ने का पूरा हक हमारे को हमारा आइन देता है, हमारे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती चुनाव लड़ने से। ओके, राइट टू क्रिटिसिज्म, और गवर्नमेंट, अब मिसाल के तौर पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट से आप अगर नाखुश है तो बराबर आइन के दायरे में, डेमोक्रेसी के दायरे में रह के आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। मुख्यमंत्री हो या जो भी हो, उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके पॉलिसीज और उनके उठाए हुए कदम पर अगर आपको समझ में नहीं आएगा, आप उससे खुश नहीं है, तो आप बराबर क्रिटिक कर सकते हैं इसको। ये हो गया पॉलिटिकल लिबर्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी में से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, एलएक्यू भी आता है, एसएक्यू भी आता है, वीएसएक्यूज भी आते हैं। ये 4.3 है। देखिए, फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, 12th वाला, टाइप्स ऑफ इक्वालिटी। टाइप्स ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या है? बराबर देखना है सबको। नेचुरल इक्वालिटी, कुदरत, सिविल एंड लीगल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इंटरनेशनल इक्वालिटी, ये एक है। चलिए 4.4 में से भी एक सवाल आने वाला है, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट जस्टिस। जस्टिस का मतलब क्या होता है? इंसाफ। डिफाइन जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन जस्टिस, जस्टिस का मतलब क्या है? एक शख्स है पॉलिटिकल थिंकर जिनका नाम है बार्कर। बार्कर डिफाइंड जस्टिस मींस कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यू, बस इतना ही लिखना है। बार्कर डिफाइंड जस्टिस मींस कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज, कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज। दूसरा है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल जस्टिस, इसके बारे में देखना है हमारे को। पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस इंडिकेट्स, देखिए ये थोड़ा आसान सवाल पहले मैं आप लोगों को ये फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर देता हूं, इसके बाद दूसरे पढ़ाता हूं। जैसे कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से भी आपको 2 वीएसक्यूज आने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। एक है सबसे हीरोइक क्वेश्चन इसमें, नॉन वायलेंस, 14th वन, नॉन वायलेंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस क्या है? नॉन वायलेंस मींस नॉट डूइंग वायलेंस, यानी कोई लड़ाई झगड़ा, हिंसा, आगजनी नहीं करना है हमको। अगर हमारा मकसद हासिल करना है, चाहे गवर्नमेंट से हो या वक्त के हुक्मरानों से हो, तो आप जो है ना बगैर कोई हिंसा करे हुए, बगैर कोई एग्रेशन, बगैर कोई तनाजा पैदा करे हुए आप जो है ना अपने मकसद को हासिल करना है। कि नॉट टू किल, किसी को मारना नहीं है, नॉट टू हार्म, किसी को तकलीफ देना नहीं है। ट्रुथ एंड फियरलेसनेस आर द इंपॉर्टेंट कंडीशंस, और सच्चाई और बेबाकी के साथ हम हमारे मकसद को हासिल करना है। तो क्या है नॉन वायलेंस मींस? नॉन वायलेंस मींस नॉट डूइंग वायलेंस, नॉट टू किल, नॉट टू हार्म। Truth and fearlessness are the important condition for the non-violence. Next question है civil disobedience, very important question, 15th वाला, civil disobedience, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? देखिए, सिविल डिसोबीडियंस इज अ पावरफुल पोटेंशियल वेपन यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द ओपोनेंट। ओपोनेंट का मतलब हमारी आगे की, हम जिसके खिलाफ ठहरे हुए ना, वो टीम को ओपोनेंट बोला जाता है। जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के ओपोनेंट है, ठीक है। तो अगर हमारा मकसद मनवाना है तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक परफेक्ट और बेहतरीन नमूना बताया गया है। दिस मेथड ऑफ सत्याग्रह कैन बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल। हम अपना, अगर किसी का, मिसाल के तौर पर हमारे घर में या हमारे खानदान में कुछ मसला हो गया तो हम सत्याग्रह कर सकते हैं, या हमको हुकूमत से कुछ हक लेना है तो हम सत्याग्रह कर सकते हैं। सिविल डिसोबीडियंस इसको बोला जाता है। चलिए अब एक सवाल है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म भी एक मशहूर सवाल है, 16वां सवाल। मार्क्सिज्म,
मार्क्सिज्म इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, ये इसकी बुनियाद बिलीफ पर है। हिस्टोरिकल फोर्सेस सच एज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म एंड क्लास स्ट्रगल एस्टिमेट्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट गोल, यानी सोशलिज्म को हासिल करने के लिए जो जो मुसीबत स्ट्रगल किया गया है वायलेंस के जरिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए वायलेंस का जो इस्तेमाल किया जाता है, सो इट इज रेफर्ड एज साइंटिफिक सोशलिज्म, उसको बोला जाता है मार्क्सिज्म। अब एक सवाल है इधर, ट्रस्टीशिप और है कैपिटलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, लेजिस फेरे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं हम क्लासिफाई राइट, सिक्स्थ चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्लासिफाई राइट्स, ये भी फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है। क्लासिफाई राइट्स, राइट्स यानी राइट्स को, हक जो होता है ना, राइट्स को क्लासिफाई करो बोलकर। नेचुरल राइट्स जैसे कुदरत की हवा, सूरज, सूरज की रोशनी, आसमान से बरसता हुआ पानी, ये हमारा राइट है, ठीक है। मोरल राइट्स, मोरल बोले तो सपोर्ट जो होता है। लीगल राइट्स, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक। मोरल का मतलब और भी विस्तार में मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये छोटे 2 मार्क के क्वेश्चंस का है। अब इसमें और भी रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिए व्हाट आर द पॉलिटिकल राइट, यानी हमारा सियासी हक, सियासी हक क्या है, ओके। मोरल ड्यूटीज, डिफाइंड ड्यूटीज, नेचुरल ड्यूटीज, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज, मोरल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स क्या है हमारे, जैसे कि मैं बोला अभी राइट टू वोट वगैरह। 7 ये हम 6th चैप्टर तक डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह 7th चैप्टर से आगे के चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये वीएसएक्यूज में बताया उसको क्विट करे, उन्होंने 100% फेल हो गए। तो आप तमाम स्टूडेंट से मेरी गुजारिश है, जब आप लोग पढ़ रहे हैं ना, बावजू होकर पढ़िए, किबले की तरफ बैठकर पढ़िए, और पढ़ने के बाद बगैर देखे लिखिए। आप लोग बगैर देखे लिखिए, सिल्ली मिस्टेक्स बहुत करते बच्चे। आप लोग समझ रहे होंगे 10th क्लास में आप लोगों को जैसा आगे बढ़ा दिए, इंटर में भी वैसे कर देते, समझ रहे होंगे। याद रखिए, बहुत बड़ा धोखा है, फेल हो जाएंगे आप लोग। रिमार्क आ जाएगा, अगर सर्टिफिकेट पे और रिमार्क आ जाएगा तो आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे, और इसका इफेक्ट सीधा सीधा स्किल्स पे इसका इंपैक्ट होता, आपके स्किल्स पे इंपैक्ट हो जाता। तो बगैर देखिए लिखिए, लिख के खुद से करेक्शन कराइए या अपने मेंटोर से करेक्शन करवाइए। जब बोर्ड एग्जाम आएंगे ना, तो आप लोग सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखिए। 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लिखे, बाद में एलएक्यूज और एसएक्यूज लिखना। मैं जितने ये क्वेश्चंस बताया ना, पूरे परफेक्ट हो जाइए। आधी रात को उठा के आप लोगों से पूछे सवाल तो जवाब देने के मौकूफ में रहना। बहुत बहुत शुक्रिया।